भारत के खिलाफ तुर्की लगातार एक के बाद एक मुस्लिम जगत के खलीफा बनने की कोशिश में भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देख लिया जाए, या फिर भारतीय व्यापार को लेकर के, या फिर भारत की मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में युद्धपोतों को लेकर के भारत को लगातार निशाने पर लेकर हो, लेकिन अब तुर्की भारत के शिकंजे में फंस चुका है। हाल यह बन चुका है कि जो तुर्की अब तक भारत को लगातार धमकियां दे रहा था, जो तुर्की लगातार भारत के खिलाफ सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम कंट्री को मिलाकर के रणनीति तैयार कर रहा था, अब वही तुर्की भारत के ऐसा निशाने में आ चुका है। क्योंकि जिस तुर्की को अब तक यह भरोसा था कि वह भारत को शब्दों, बयानों और मुस्लिम जगत के नेतृत्व के सपनों से घेर सकता है, उसी तुर्की को अब पहली बार यह एहसास हो चुका था कि खेल अचानक उसके हाथ से फिसल चुका है। भारत के खिलाफ एक के बाद एक बयान, ऑपरेशन सिंदूर पर उंगलियां, भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोतों पर तंज और मुस्लिम देशों को साथ लाकर भारत को दबाव में लेने की चाल, ये सब अब तक तुर्की की रणनीति का हिस्सा थे। लेकिन पर्दे के पीछे भारत चुपचाप कुछ और ही लिख रहा था। यह वही भारत था जो न शोर मचाता है, न धमकी देता है, बल्कि सही समय पर ऐसी चाल चलता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि शिकंजा कब कस गया। तुर्की को लगा था कि भारत दूर बैठकर बस प्रतिक्रिया देगा, लेकिन भारत ने प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पुनर्लेखन शुरू कर दिया, रणनीति का, संतुलन का और असर का। जैसे ही तुर्की ने खुद को मुस्लिम जगत का तथाकथित खलीफा साबित करने की कोशिश तेज की, भारत ने उन जगहों पर हाथ रखा जहां तुर्की सबसे ज्यादा संवेदनशील था। राजनीतिक प्रभाव, कूटनीतिक विश्वसनीयता और आर्थिक संतुलन। अचानक तुर्की को एहसास हुआ कि जिन देशों को वह भारत के खिलाफ लामबंद समझ रहा था, वही देश अब चुपचाप भारत से अपने समीकरण मजबूत कर रहे हैं। भूमध्य सागर में भारतीय मौजूदगी अब सिर्फ सैन्य संदेश नहीं थी, वह एक संकेत था कि भारत की पहुंच और सोच तुर्की की कल्पना से कहीं आगे निकल चुकी है। अंकारा में बैठे रणनीतिकारों को अब यह समझ आने लगा था कि भारत सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह उन क्षेत्रों में भी अपनी छाया डाल रहा है जहां तुर्की खुद को निर्विवाद खिलाड़ी मानता था। यह वही क्षण था जब धमकियों की भाषा अचानक सफाइयों में बदलने लगी और आक्रामकता की जगह असहज चुप्पी ने ले ली। तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका यह नहीं था कि भारत ने जवाब दिया, बल्कि यह था कि भारत ने बिना शोर किए ऐसा जवाब दिया जिसे पलटना अब संभव नहीं था। खेल अब सार्वजनिक मंचों पर नहीं बल्कि बंद कमरों में तय हो चुका था, और तुर्की को यह एहसास हो गया था कि वह जिस भारत को कमजोर आंक रहा था, वही भारत अब उसके हर कदम पर निगाह रखे हुए है। यही वह सस्पेंस था कि भारत ने अभी सब कुछ उजागर नहीं किया है, और तुर्की जानता है कि असली चोट अक्सर तब लगती है जब सामने वाला मुस्कुराते हुए खामोश रहता है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या इस वक्त हालात बन चुके हैं भूमध्य सागर में, जहां पर ठंडे भूमध्य सागर में इस वक्त आग धक उठी है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया, वर्ल्ड मीडिया सन्य रह चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इजराइल की तरफ से भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिल चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या पूरा सिनेरियो बन चुका है इस वक्त? बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहे वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। पिछले कुछ समय से वैश्विक सामरिक और नौसैनिक रणनीति के केंद्र में जिस घटनाक्रम ने अचानक भूचाल ला दिया है, उसने न सिर्फ भूमध्य सागर बल्कि हिंद महासागर से लेकर यूरोप और एशिया तक की सामरिक सोच को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि कथित तौर पर तुर्की की नौसेना को जिस तरह से रणनीतिक, कूटनीतिक और ऑपरेशनल स्तर पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उसने भारत की समुद्री शक्ति, निगरानी क्षमता और जवाबी रणनीति को एक नए आयाम में प्रस्तुत कर दिया है। वर्ल्ड मीडिया में जिस तरह से यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने तुर्की की लगातार आक्रामक होती नौसैनिक गतिविधियों पर निर्णायक प्रतिक्रिया दी है, उसने वैश्विक शक्ति संतुलन पर बहस को और तेज कर दिया है। क्योंकि तुर्की, जो पिछले एक दशक से भूमध्य सागर, एजियन सी और पूर्वी यूरोप के समुद्री क्षेत्रों में अपनी आक्रामक उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, वह पहली बार ऐसे हालात में दिख रहा है जहां उसकी नौसेना को न केवल रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसकी सैन्य प्रतिष्ठा पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लग गया है। रिपोर्टों और विश्लेषणों के अनुसार जिन 3 तुर्की नौसैनिक बेड़ों के निष्क्रिय होने की बातें सामने आ रही हैं, वे केवल युद्धपोत नहीं थे, बल्कि तुर्की की उस रणनीति का हिस्सा थे जिसके तहत वह एशिया यूरोप समुद्री मार्गों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। और यही वह बिंदु है जहां भारत की समुद्री सुरक्षा नीति, इंडो पैसिफिक विजन और मल्टी लेयर नेवल सर्विलांस सिस्टम ने तुर्की को रणनीतिक रूप से घेर लिया।
भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कहा जा रहा है कि यह कोई तात्कालिक सैन्य आवेग नहीं, बल्कि वर्षों से तैयार की गई समुद्री निगरानी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, मित्र देशों के साथ साझा की गई सूचना प्रणाली और ब्लू वाटर नेवी की अवधारणा का परिणाम थी, जिसमें भारत पहले अपने संभावित विरोधी की गतिविधियों को चुपचाप पढ़ता है, उसकी चालों को समझता है और फिर जब जवाब देता है तो इतना सटीक और व्यापक होता है कि विरोधी को संभलने का अवसर तक नहीं मिलता। तुर्की के लिए समस्या यह भी रही कि उसने भारत की समुद्री क्षमता को केवल हिंद महासागर तक सीमित मान लिया था, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत अब एक ऐसा नौसैनिक खिलाड़ी बन चुका है जिसकी निगाह भूमध्य सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक फैली हुई है। और यही कारण है कि कथित रूप से जैसे ही तुर्की के युद्धपोतों की गतिविधियां भारत विरोधी नैरेटिव और शक्ति प्रदर्शन की दिशा में बढ़ीं, भारत की रणनीतिक मशीनरी हरकत में आ गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तुर्की के भीतर जिस तरह की बेचैनी और आक्रोश की बातें सामने आ रही हैं, वे यह संकेत देती हैं कि अंकारा को शायद इस स्तर की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तुर्की ने अब तक क्षेत्रीय टकरावों में खुद को आक्रामक पक्ष के रूप में देखा था, न कि ऐसे देश के रूप में जिसे समुद्र में पीछे हटना पड़े। भारत की ओर से यह संदेश भी साफ तौर पर उभर कर आया है कि नई दिल्ली अब केवल रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि उसकी समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों या रणनीतिक हितों को चुनौती दी जाती है तो वह वैश्विक मंच पर जवाब देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को केवल भारत तुर्की के द्विपक्षीय तनाव के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे नाटो की आंतरिक राजनीति, यूरोपीय सुरक्षा ढांचे, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदले समुद्री समीकरणों और इंडो पैसिफिक में उभरती नई धुरी के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की की बौखलाहट केवल 3 युद्धपोतों के कथित नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बड़े डर को दर्शाती है कि यदि भारत ने भविष्य में अपनी समुद्री मौजूदगी को और आक्रामक रूप में विस्तार दिया तो तुर्की की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती हैं। भारत की इस रणनीतिक प्रतिक्रिया ने उन देशों को भी एक स्पष्ट संदेश दे दिया है जो यह मानते थे कि भारत केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है, क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में भारत ने यह दिखाया है कि वह पहले चुपचाप देखता है, आकलन करता है और फिर ऐसा कदम उठाता है जो न केवल सैन्य बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी पैदा करता है। वैश्विक मीडिया में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या यह घटनाक्रम आने वाले समय में भारत की नौसेना को भूमध्य सागर में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा, और क्या तुर्की अपने सहयोगियों के सहारे इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेगा या फिर अपनी रणनीति में बुनियादी बदलाव करेगा। इतना तय माना जा रहा है कि इस पूरे कथित घटनाक्रम ने समुद्री शक्ति संतुलन की उस धारणा को तोड़ दिया है जिसमें एशिया की ताकतों को यूरोपीय जल क्षेत्रों में सीमित प्रभाव वाला माना जाता था, और भारत अब केवल एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक उभरती वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कदम नपे तुले लेकिन प्रभावशाली होते हैं और जिसकी रणनीति का मूल मंत्र यही है कि दुश्मन को पहले समझो, फिर ऐसा पलटवार करो कि वह दोबारा सिर उठाने से पहले 100 बार सोचे। और शायद यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, यदि यह केवल शुरुआत है तो आगे आने वाले दिनों में समुद्रों की राजनीति और रणनीति किस दिशा में जाने वाली है। अब तुर्की की नेवी भारत के घुटने आगे टेक चुकी है। जी हां, इस ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की वर्ल्ड मीडिया को एक बार फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। पूरी दुनिया में एक बार फिर से भूमध्य सागर को लेकर के हड़कंप मच चुका है। एक बार फिर से पूरे दुनिया में तुर्की और भारत को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है, और यह चर्चा भारत और तुर्की के बीच युद्धपोतों को लेकर के बड़ी शुरुआत जो लगातार काफी लंबे समय से चली आ रही है, उस पर आखिरकार भारत ने एक लंबा पलटवार शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से दिया गया पलटवार इस वक्त तुर्की के हजम नहीं हो पा रहा है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की के 1-2 नहीं बल्कि 3 युद्धपोत, 3 वो बेड़े जो लगातार भारत के खिलाफ उठ रहे थे, उन्हें डुबाया जा चुका है। हाल बन चुका है कि तुर्की अब इस वक्ता सागर में अपने 3 युद्धपोतों को गंवा चुका है। इसके बाद से तुर्की पूरी तरीके से बौखला उठा है। जी हां, 1-2 नहीं बल्कि 3 युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए तुर्की के 3 युद्धपोत ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरा तुर्की बौखलाते हुए भारत को इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अब भारत पर टूट पड़ने की कोशिश में है। लेकिन भारत ने भी एक बात साफ करते हुए समझा दिया है कि भारत के दुश्मन पर भारत पहले नजर रखता है। लेकिन भारत जब उस पर करारा पलटवार करता है तो दुश्मन को उभरने का मौका भी भारत नहीं देता है, और इस वक्त कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है।
इस वक्त ऐसे ही कुछ हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह हालात इतने बड़े होने जा रहे हैं कि अब पूरी दुनिया इसको सुनने के बाद चौंकने वाली है। दरअसल मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमध्य सागर में बढ़ती सक्रियता को केवल किसी एक सैन्य घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जहां ग्रीस के साथ भारत की भागीदारी, मेडिटेरियन सी में लगातार होती नेवल और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और बहुपक्षीय सहयोग की परतें मिलकर एक बड़ा संदेश देती हैं कि भारत अब अपनी समुद्री उपस्थिति और कूटनीतिक प्रभाव को केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के संगम क्षेत्र तक उसे विस्तार दे रहा है। इसी संदर्भ में तुर्की के साथ भारत के रिश्तों में लंबे समय से मौजूद तनाव, पाकिस्तान के साथ तुर्की की नजदीकी, कश्मीर जैसे मुद्दों पर तुर्की की बयानबाजी और रक्षा तकनीक विशेषकर ड्रोन व सैन्य सहयोग को लेकर भारत की आशंकाएं एक ऐसे बिंदु पर आकर खड़ी होती हैं जहां नई दिल्ली ने यह तय किया कि जवाब केवल शब्दों में नहीं बल्कि रणनीतिक कदमों के जरिए दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भूमध्य सागर में युद्ध पोतों को ध्वस्त करने जैसी बातें अक्सर सूचना युद्ध, दावे प्रति दावे और मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति का हिस्सा होती हैं। वास्तविकता में भारत का फोकस शक्ति प्रदर्शन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और साझेदार देशों के साथ साझा अभ्यासों के जरिए संतुलन बनाने पर रहा है, न कि किसी एक देश के साथ प्रत्यक्ष युद्ध टकराव पर। ग्रीस के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से सभ्यतागत और व्यापारिक रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इन्हें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मार्गों और यूरोप एशिया कनेक्टिविटी के व्यापक फ्रेम में पुनर्परिभाषित किया गया है, जहां ईस्टर्न मेडिटेरियन में तुर्की ग्रीस तनाव, साइप्रस मुद्दा और गैस संसाधनों की राजनीति पहले से मौजूद है और भारत की मौजूदगी इस क्षेत्र में एक संतुलनकारी भूमिका निभाती है। भारत की नेवी की तैनाती, लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ये दर्शाती हैं कि भारतीय नौसेना अब ब्लू वाटर नेवी के रूप में ऑपरेट करने की क्षमता रखती है और यह क्षमता केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक सॉफ्ट पावर का भी विस्तार है। क्योंकि जब भारतीय युद्धपोत किसी मित्र देश के बंदरगाह पर पहुंचते हैं, संयुक्त अभ्यास करते हैं, मानवीय सहायता, आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा पर संवाद करते हैं, तो वह केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं बल्कि भरोसे और साझेदारी का निर्माण होता है। तुर्की के संदर्भ में भारत की रणनीति बहुस्तरीय दिखाई देती है। एक तरफ रक्षा और सुरक्षा सहयोग में उन देशों के साथ निकटता बढ़ाना जो तुर्की के साथ जटिल रिश्ते रखते हैं, दूसरी तरफ बहुपक्षीय मंचों पर नियम आधारित व्यवस्था, संप्रभुता और आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट रुख, और तीसरी तरफ आर्थिक, सांस्कृतिक व डिजिटल कूटनीति के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग। जब कहा जाता है कि लगभग 22 देश किसी साझा फ्रेम में तुर्की पर शिकंजा कस रहे हैं, तो इसे प्रत्यक्ष सैन्य गठबंधन से अधिक साझा हितों, अभ्यासों, संवाद तंत्रों और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों के रूप में समझना चाहिए, जहां भारत, यूरोपीय देश, मिडिल ईस्ट के साझेदार और इंडो पैसिफिक की सोच एक दूसरे से जुड़ती है। पाकिस्तान को ड्रोन या सैन्य तकनीक देने जैसे आरोपों के बाद भारत ने जिस तरह से अपनी चेतावनियों, डिप्लोमैटिक संकेतों और रणनीतिक मूव्स को संतुलित रखा, उससे यह संदेश गया कि भारत अब प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नीति अपना रहा है। लेकिन यह प्रोएक्टिविटी भी जिम्मेदार और कैलकुलेटेड है, ताकि किसी बड़े सैन्य टकराव की जगह दबाव और डिटरेंस बनाया जा सके। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी तुर्की के लिए यह संकेत भी है कि एशिया यूरोप की राजनीति अब अलग अलग खांचों में नहीं बंटी, बल्कि समुद्री मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और सामरिक साझेदारियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। और जो देश केवल क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं, उन्हें वैश्विक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ भारत की सॉफ्ट पावर, योग, संस्कृति, डायस्पोरा, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप सहयोग और मानवीय सहायता एक ऐसा आयाम जोड़ती है जो सैन्य शक्ति के कठोर संदेश को संतुलित करती है, क्योंकि आधुनिक भू राजनीति में केवल बंदूकों और युद्धपोतों से नहीं बल्कि नैरेटिव, भरोसे और वैधता से भी जीत हासिल की जाती है। तुर्की के लिए चुनौती यह है कि वह भारत जैसे उभरते वैश्विक खिलाड़ी को केवल पारंपरिक अलाइनमेंट्स के चश्मे से देखता रहा है, जबकि भारत अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति के तहत अपने हितों के अनुसार अलग अलग साझेदारियों का निर्माण कर रहा है। ग्रीस के साथ संयुक्त अभ्यास इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारत यूरोप में उन देशों के साथ गहराई बढ़ा रहा है जो इंडो पैसिफिक में भी नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं।
अंततः यह पूरा परिदृश्य किसी एक दिन या एक अभ्यास की कहानी नहीं है, बल्कि वर्षों से बन रही उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत ने यह तय किया है कि वह न केवल अपने पड़ोस में बल्कि दूरदराज के समुद्री क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति, हितों और मूल्यों की रक्षा करेगा। और यही कारण है कि चाहे दावे प्रतिदावे कितने भी तीखे क्यों न हो, असली तस्वीर एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और बहुआयामी भारतीय रणनीति की है, जो शक्ति प्रदर्शन और संयम, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर और राष्ट्रीय हित व वैश्विक जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। पूर्वी भूमध्य सागर की नीली सतह उस दिन असामान्य रूप से शांत दिख रही थी, लेकिन इसी शांति के नीचे वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे खतरनाक लहरें उठ रही थीं, क्योंकि तुर्की ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को खुले तौर पर निशाना बनाते हुए यह चेतावनी जारी कर दी थी कि यदि भारत ने अपने जहाज तत्काल पीछे नहीं हटाए तो अगले कुछ ही घंटों में निर्णायक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। और यह चेतावनी केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे तुर्की की पूरी आक्रामक समुद्री रणनीति, ड्रोन आधारित युद्ध सिद्धांत और क्षेत्रीय प्रभुत्व की महत्वाकांक्षा खड़ी थी। जबकि दूसरी ओर भारत ने न तो उत्तेजना दिखाई और न ही घबराहट, बल्कि बेहद ठंडे और सधे हुए स्वर में यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय नौसेना ग्रीस के साथ पूर्व नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए आई है और किसी भी तीसरे पक्ष को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तुर्की की राजनीतिक सैन्य नेतृत्व को शायद यह शांति कमजोरी लगी और इसी गलतफहमी ने पूरे घटनाक्रम को विस्फोटक मोड़ दे दिया, क्योंकि कुछ ही घंटों के भीतर भूमध्य सागर में तैनात तुर्की के युद्धपोत भारतीय जहाजों के बेहद करीब आ गए। रडार लॉक की खबरें सामने आने लगीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय हो गए और हवा में ड्रोन की लगातार बढ़ती संख्या यह संकेत देने लगी कि तुर्की दबाव की भाषा से आगे बढ़ने को तैयार है। परंतु इसी क्षण वह शक्ति सक्रिय हुई जिसे सामने से कोई नहीं देख पा रहा था, क्योंकि यह शक्ति किसी एक मिसाइल, किसी एक जहाज या किसी एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भारत की समग्र सामरिक क्षमता, उसकी तकनीकी गहराई, उसके साझेदार देशों के साथ बने विश्वास और उसके नो फर्स्ट ब्लिंक सिद्धांत का संयुक्त रूप थी। और यहीं से कहानी में निर्णायक मोड़ आया जब ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और अपने संप्रभु अधिकारों का हवाला देते हुए तुर्की के आक्रामक युद्धपोतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की। लेकिन इस कार्रवाई की असली रीढ़ भारतीय रक्षा तकनीक थी। भारतीय मूल के अत्याधुनिक टॉर्पीडो सिस्टम, सेंसर फ्यूजन तकनीक और रियल टाइम टारगेटिंग डेटा का इस्तेमाल करते हुए ग्रीस ने कुछ ही मिनटों में तुर्की के 3 युद्धपोतों को निष्क्रिय कर दिया। और यह निष्क्रियता केवल सैन्य नहीं बल्कि प्रतीकात्मक थी, क्योंकि यह स्पष्ट संदेश था कि अब शक्ति केवल झंडे से नहीं बल्कि नेटवर्क से आती है। तुर्की के जहाज एक एक करके समुद्र की गहराइयों में समा गए और भूमध्य सागर की वही शांत सतह अचानक वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में बदल गई। अंकारा में हलचल मच गई, बयानबाजी तेज हो गई और तुर्की की निगाहें सीधे नई दिल्ली पर टिक गईं, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि भले ही ट्रिगर ग्रीस ने दबाया हो, लेकिन रणनीतिक छाया भारत की थी। और इसके बाद तुर्की ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी ड्रोन फ्लीट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वही ड्रोन जिनके बल पर उसने कई क्षेत्रों में अपनी धाक बनाई थी, जिनके बारे में यह प्रचार किया गया था कि न तो कोई रडार उन्हें पकड़ सकता है और न ही कोई सिस्टम उन्हें प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर सकता है। और यही वह क्षण था जब भारत की वास्तविक सामरिक क्रांति दुनिया के सामने आई, क्योंकि भारत ने पारंपरिक मिसाइल या महंगे इंटरसेप्टर का सहारा लेने के बजाय अपने उन्नत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर आधारित रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया। वे प्रणालियां जिनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उनमें गोला बारूद खत्म नहीं होता, जिनकी लागत प्रति शॉट नगण्य होती है और जिनकी प्रतिक्रिया गति लगभग तात्कालिक होती है। और जैसे ही तुर्की के ड्रोन झुंड के झुंड भूमध्य सागर के ऊपर सक्रिय हुए, भारतीय नेटवर्क से जुड़े इन लेजर सिस्टम्स ने एक एक करके उन्हें आसमान से काटना शुरू कर दिया। हजारों ड्रोन कुछ ही समय में जलते हुए समुद्र में गिरने लगे, कम्युनिकेशन लिंक टूट गए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अंधे हो गए और तुर्की की वह रणनीति जो पूरी दुनिया को डराने के लिए बनाई गई थी, अपने ही बोझ तले ढहने लगी। यह केवल तकनीकी हार नहीं थी बल्कि मनोवैज्ञानिक पराजय थी, क्योंकि तुर्की को यह एहसास हो गया था कि जिस शक्ति को वह भविष्य का युद्ध मान रहा था, उसके खिलाफ भारत वर्तमान में ही समाधान तैयार कर चुका है। और इसी के साथ वैश्विक शक्ति संतुलन की धुरी एक बार फिर घूम गई। दुनिया के रणनीतिक थिंक टैंक यह समझने में जुट गए कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह ऐसी सामरिक क्षमता विकसित कर चुका है जो बिना सीधी जंग के भी विरोधी की रीढ़ तोड़ सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में
भारत की सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि कितने जहाज डूबे या कितने ड्रोन नष्ट हुए, बल्कि यह थी कि उसने यह स्थापित कर दिया कि आने वाले युद्ध केवल आक्रामकता से नहीं बल्कि तकनीक, संयम और साझेदारी से जीते जाएंगे। और यही कारण था कि तुर्की की तमाम धमकियों, आक्रामक बयानों और सैन्य प्रदर्शन के बावजूद अंततः उसे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि जिस देश को वह दूर बैठकर दबाव में लेने की कोशिश कर रहा था, वह वास्तव में एक ऐसी सामरिक दीवार बन चुका है जिसे टकराकर केवल नुकसान ही उठाया जा सकता है। और इस तरह भूमध्य सागर की उस एक घटना ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि 21वीं सदी की महाशक्ति वही होगी जो बिना शोर मचाए, बिना अंधाधुंध हमले किए, केवल सही समय पर अपनी असली ताकत दिखा दे। तुर्की को लगा कि भारत की एंट्री मेडिटेरियन सी में तुर्की की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रही है। असल में वास्तविकता भी यही है कि तुर्की यह मान रहा था कि भारत की एंट्री से उसके हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल मैप में ग्रीस तुर्की का सबसे करीबी और कट्टर दुश्मन पड़ता है। लेकिन भारत ने इस वक्त ग्रीस के साथ ही अपना सबसे बड़ा एक्सरसाइज शुरू किया है, वो भी तुर्की के महज जो वाटर टेरिटरी है उससे चंद 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी में। यानी कि समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल्स माइल्स में होती है, और सिर्फ तकरीबन 150 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर भारतीय युद्धपोत पहुंच रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तुर्की को बौखला जाना लाजमी है। लेकिन अब भारत ने साफ करते हुए कहा है कि भारत अपनी सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आया है। लेकिन तुर्की को यह बात समझ नहीं आई। तुर्की ने भारतीय नेवल्स को निशाना बनाते हुए उन पर लगातार वापस होने की हिमायत भारत को धमकी दे रहा था। तुर्की यह कह रहा था कि भारत अगर अपने युद्धपोतों को वापस नहीं लेता है तो तुर्की अगले कुछ 1 घंटों पर इन पे बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। लेकिन भारत ने फिर भी तुर्की को सिर्फ चेतावनी दी कि भारत अपनी एक्सरसाइज करने आया है और ग्रीस के साथ उसकी एक्सरसाइज में कोई दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। लेकिन शायद यह बात तुर्की को देर से समझ आई। तब तक भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि एक्शन सिर्फ भारत नहीं बल्कि यह एक्शन लिया गया है ग्रीस की तरफ से। लेकिन इसके पीछे जो खड़ा है वह है भारत की सबसे बड़ी पावर। जी हाँ, भारत की सामरिक ताकत इसके सबसे पीछे खड़ी थी। तुर्की के 3 जहाजों को इस वक्त निस्तानाबूद कर दिया गया है। यह जहाज तुर्की मेडिटेरियन सी में भारतीय युद्धपोतों के बेहद करीब थे। लेकिन भारत ने साफ करते हुए कहा कि तुर्की को अपने युद्धपोत पीछे ले लेने चाहिए। लेकिन शायद यह बात तुर्की को पल्ले नहीं पड़ रही थी और भारत की तरफ से इसके बाद ग्रीस ने सीधे इन पर धावा बोल दिया। ग्रीस की तरफ से भारतीय जो तारपीडो हैं उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि ताकत असल में भारत की ही थी। भारतीय इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए तुर्की ने जैसे ही तुर्की के ऊपर धावा बोला गया, तुर्की के 3 युद्धपोतों को तत्काल रूप से डूबा दिया गया है। हाल यह बन चुका है, तुर्की अब बौखला उठा है। हाल यह बन चुका है, तुर्की लगातार इस वक्त भारत को निशाना बनाने की कोशिश में है, क्योंकि वह बेहतर समझ रहा है कि भले ही यह काम ग्रीस की तरफ से किया गया है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है। और इस वक्त तुर्की लगातार इसको लेकर के भारत को निशाना बनाने की कोशिश में भी लगा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दरअसल भारत ने तुर्की को उसकी औकात दिखाने का काम किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि समझ जाओ, एक बार में अगर नहीं समझ आ रही तो जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत तुर्की मानता है, भारत उसे भी अब नेस्तानाबूद करने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि तुर्की अपने ड्रोन्स के हवाले पूरी दुनिया पर राज करने की प्लानिंग रचता है। तुर्की के पास दुनिया के वर्ल्ड क्लास ड्रोन हैं। अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन या तो इजराइल के पास है या फिर तुर्की के पास है, और तुर्की इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत को लेकर के धमकियां दे रहा था। लेकिन भारत ने तुर्की के 1-2 नहीं बल्कि कई हजारों की तादाद में ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है, और ये भारत की तरफ से लिया गया बहुत बड़ा एक्शन था। और इस वक्त तुर्की के 1-2 नहीं बल्कि कई ड्रोन इक्विपमेंट ध्वस्त होने के साथ ही तुर्की बौखला उठा है। तुर्की जिन ड्रोन्स को अजय मान रहा था, तुर्की जिन ड्रोन्स को मान रहा था कि इनको मिटाने की ताकत दुनिया के किसी भी ना तो रडार सिस्टम में है, ना ही दुनिया के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो इन्हें ध्वस्त कर सकता है। लेकिन शायद तुर्की भूल चुका था कि भारत के पास खाली 5000 जैसे लेजर बीम वाले हथियार हैं, जिन्हें इस्तेमाल चाहे जितनी बार भारत करे ना तो यह खत्म होने वाले हैं और ना ही इनमें कोई कमी आने वाली है। भारत ने एक-एक करके तुर्की के कई सारे टारगेट्स को एक साथ ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। तुर्की समझ चुका है कि अब भारत के सामने उसके ड्रोन्स की भी ताकत नहीं चलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ड्रोन्स जिस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, भारत उस टेक्नोलॉजी को बेहतर डिकोड कर चुका है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अब दुनिया की कोई भी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी सामने नहीं टिक सकती। दुनिया का कोई भी ड्रोन्स भारत के आ जाए, भारत उसे चंद सेकंड के अंदर मार करके गिरा सकता है। लेकिन चीजें एक तरफ यहां तो सामयिक दृष्टि से भिड़ रही थी,
तो दूसरी तरफ भारत और तुर्की को लेकर के एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। भारत ने न सिर्फ तुर्की को इस वक्त भूमध्य सागर में धूल चटा दी है, बल्कि भारत के कई युद्धपोत इस वक्त सागर में और भी उतर चुके हैं। हाल बन चुका है, भारत ने भूमध्य सागर के इस पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त अपनी छावनी तब्दील कर दिया है। भारत के वो युद्धपोत जिन्हें भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वो इस वक्त भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। तुर्की को शायद सबक सिखाने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने एक तरफ तो सामरिक दृष्टि से, दूसरी तरफ भारत अपनी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी कर दिया है। भारत इस वक्त तुर्की को चौतरफा चिप करने की तैयारी में है। भारत ने न सिर्फ तुर्की को उसके सबसे ताकतवर समूह से बाहर कर दिया है, बल्कि भारत ने अब तुर्की को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जिस तेल पर तुर्की बहुत इतराता था, जिस तेल को लेकर के तुर्की यह मान रहा था कि उसकी ऑयल की सप्लाई पूरी दुनिया में कभी भी ठप नहीं होगी और उसका फायदा और उसकी ग्रोथ हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। भारत ने एक चोट करके तुर्की को सबसे बड़े OIC ऑयल ग्रुप समूह से ही बाहर कर दिया है। यह एक ऐसा समूह है जो क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। आपको बता दें कि इस समूह के अंतर्गत उन देशों को शामिल किया जाता है जो क्रूड ऑयल को उत्पादित करते हैं, और यही देश मिलकर के क्रूड ऑयल की कीमतें तय करते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।